Schrodinger wave equation for a particle in one-dimensional box. Let us consider a particle trapped in one-dimensional box of length a. तो हमारे पास ये कोई ना कोई पार्टिकल है और ये लेंथ a का कोई ना कोई बॉक्स है हमारे पास, विच मीन्स दैट दिस पार्टिकल कैन ट्रेवल इन ओनली वन डायरेक्शन ओनली। तो वो राइट साइड की तरफ मूव कर सकता है या वो लेफ्ट साइड की तरफ, ठीक है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। द पोटेंशियल इन साइड द बॉक्स इज वी, ठीक है, तो जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है या जो पोटेंशियल है हम इसको v से डिनोट करेंगे। वाइल द आउटसाइड ऑफ द टू द बॉक्स इज इन्फिनिटी, तो उसके अंदर इसका जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो होगा और जो उसके बाहर जो उसका पोटेंशियल है वो इन्फिनिटी होगा। वन अदर पॉपुलर डिपिक्शन ऑफ द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इज आल्सो गिवन, ठीक है, तो ये वाला भी हमारे पास डिपिक्शन हो सकती है जिसमें हमने जो दो एक्सिस हैं इनको यहाँ पर सिर्फ लगा दिया हुआ है, ठीक, और जो पार्टिकल है वो हमारा सिर्फ लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर सकता है। द पोटेंशियल इज शोन वर्टिकली, ठीक है, पोटेंशियल हमारा वर्टिकली यहाँ पे शोन है, तो क्योंकि वर्टिकल हमारे पास वैल्यू कोई भी नहीं है तो हमारा वर्टिकल जिसका पोटेंशियल है वो जीरो होगा। वाइल द डिस्प्लेसमेंट इज प्रोजेक्टेड लॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में होगा दोनों तरफ। इट मीन्स के यहाँ पर हमारा पोटेंशियल ज़ीरो है, जैसे जैसे हम बाहर मूव करते जाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाएगा उस पार्टिकल का। सो फार वी हैव कंसीडर ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, तो हमने अभी तक एक मैकेनिकल सिस्टम देखा एक पार्टिकल का जो कि ट्रैप है वन डायमेंशनल बॉक्स में। नाउ सपोज दैट वी नीड टू फाइंड वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अब हम उस सिस्टम की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, उनको भी फाइंड करना चाहते हैं। तो अगर तो ये हमारे पास कोई सिंपल क्लासिकल सिस्टम होता तो हम सिंपल फार्मूलाज को यूज़ करते हुए जैसे कि मैथ्स वेलोसिटी वॉल्यूम वगैरह का फार्मूला यूज़ करते हुए क्लासिकल मैकेनिक्स के हम उसके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर कर सकते थे बहुत ईजिली। लेकिन क्योंकि हम वेव इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं और क्वांटम मैकेनिक के साथ डील कर रहे हैं, सो बीइंग ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम, ये कोई सादा क्लासिकल सिस्टम नहीं है, यहाँ पर ड्यूअलिटी ऑफ लाइट एंड मैटर भी काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। वी कैन नॉट यूज़ दोज एक्सप्रेशन बिकॉज दे वुड गिव इरेशनल रिजल्ट, तो उनका जो रिजल्ट है वो ठीक नहीं आएगा। देयरफॉर वी नीड टू यूज़ द पॉसिबिलिटीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स टू एवेल्युएट द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो वन डायमेंशनल बॉक्स में उसकी जो डिफरेंट क्वांटम मैकेनिक्स में या जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स के पॉसिबिलिटी के यूज़ करेंगे। लेट वाई बी द फंक्शन, ठीक है, वाई हमारे पास कोई फंक्शन होगा दैट डिस्क्राइब ऑल द स्टेट्स ऑफ पार्टिकल्स इन वन डायमेंशनल बॉक्स, तो एक डायमेंशनल बॉक्स में जो पार्टिकल पड़ा हुआ है उसके तमाम स्टेट को डिफाइन करने वाला फंक्शन हमारे पास वाई है। एट दिस पॉइंट वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ वाई। अब वाई हमने कह तो दिया कि ये हम लेट करते हैं कि ये फंक्शन है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है क्या वो तो हमें पता ही नहीं है। नेवरदलेस we know that there is one operator that does not need the absolute expression of wave function, ठीक है, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर मीन कि ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको हम किसी दूसरे फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर मौजूद है जिसको वेव फंक्शन की किसी एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, बट यूज द सिंबॉलिक फॉर्म ओनली विच इज़ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हमारे पास किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी को फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और हम जानते हैं कि हम इसको किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नेवरदलेस कि उसकी जो एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन मौजूद है या नहीं है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है क्योंकि ये सिंपल बेसिकली एक प्रोसीजर होता है। द ऑपरेशन ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ओवर द सिंबॉलिक फॉर्म कैन बी रीअरेंज टू गिव टू कंस्ट्रक्ट द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम इसी ऑपरेटर के यूज़ करते हुए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एंड वी ऑल नो दैट द वेव फंक्शन एज वेल एज द एनर्जी बोथ आर ऑब्टेन्ड एज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सोल्व। तो जब हम श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन होती है,
तो हमारे पास जो वेव फंक्शन और जो एनर्जी है वो दोनों के दोनों हासिल होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा हो पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसके मुताबिक जब हम किसी वेव फंक्शन के ऊपर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को अप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और ये फंक्शन है, तो वो हमें एनर्जी देता है और एक नया वेव फंक्शन भी देता है, ठीक है, जो कि बेसिकली श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ही एक फॉर्म होती है। मैथमेटिकली वी कैन से दैट, तो दोबारा से हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को हम अप्लाई करते हैं किसी वेव फंक्शन के ऊपर और वो हमें इगन वैल्यू और एक इगन फंक्शन या जो एक नया फंक्शन है उसको प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है। सो दिस इज फॉर द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, हम इसको इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वन डायमेंशनल हैमिल्टोनियन, ठीक है, तो वन डायमेंशनल जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जब हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है। सो वन डायमेंशनल में जो हैमिल्टोनियन है वो इसके इक्वल होता है माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम मल्टीप्लाई बाई डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर प्लस वी। यहाँ पर ये वाली टर्म है, ये बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की टर्म होती है, क्योंकि जो हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है वो टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है, और टोटल एनर्जी कौन सी है, ये वाली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। या अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये वाली इक्वेशन आएगी, हमने ब्रैकेट्स को सिंपली ख़त्म किया और जब हम ए को यहाँ पर इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास ये वाला नेगेटिव में हो जाएगा। इसको फर्दर सिंपलीफाई करने से अगर हम इस पूरी इक्वेशन को -8 पाई स्क्वायर 8 माइनस एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, सॉरी इसके इनवर्स के साथ कि 8 पाई स्क्वायर एम डिवाइडेड बाई -H2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी। जब नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्म में आएगा और ये वाला नेगेटिव टर्म यहाँ पे आ जाएगा। ये सिंपल हमारे पास मैथमेटिक्स है, ठीक है, जिसमें हम इसके इनवर्स के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्दर सिंपलीफाई करने से हम देखते हैं कि डेल्टा स्क्वायर जो हमारे फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर डेल्टा स्क्वायर इंटू ई माइनस वी इंटू फंक्शन विल बी इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। तो अब हमने सिंपल जो क्वांटम मैकेनिक का पास्टुलेट था वहाँ से हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हासिल किया फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो ये एक वन डायरेक्शन के लिए होती है, क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस मौजूद है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव हमारा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो ये पार्टिकल ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशन ओनली। सिंस द कंडक्शन एंड इनसाइड द बॉक्स आर डिफरेंट द इक्वेशन मस्ट बी सोल्व सेपरेटली फॉर बोथ केसेस। तो अब हम कमिंग स्लाइड्स में ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की है पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, इसको फॉर पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स और आउटसाइड द बॉक्स दोनों के लिए सेपरेटली सोल्व करेंगे। द सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स इन इक्वेशन दैट इज v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने देखा कि बॉक्स के आउटसाइड के ऊपर जो हमारा पोटेंशियल है वो हमेशा इन्फिनिटी हुआ करेगा। फर्दर हम देखते हैं कि इस इक्वेशन के बाद, ठीक है, जब यहाँ पर हम v की जगह पर इन्फिनिटी को पुट करते हैं, सिंस इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इन्फिनिटी, तो इसकी जो भी वैल्यू हो वो इन्फिनिटी के मुकाबले में नेग्लिजिबल है। तो अगर वो नेग्लिजिबल है तो ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से हमारे पास अचीव होगी, डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ओवर डेल्टा स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी डेल्टा, क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला भी इन्फिनिटी ही हो जाएगा, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको सिंपल इन्फिनिटी लिखते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू 0। या फर्दर सिंपलीफाई करने से इन्फिनिटी ऑफ फंक्शन विल बी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर फंक्शन ऑफ डिवाइडेड बाय डेल्टा स्क्वायर, और जो हमारे पास वेव फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर इन्फिनिटी, और हम जानते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर है, तो हमारी पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। द फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ द इक्वेशन इज दैट द पार्टिकल कैन नॉट गो आउटसाइड द बॉक्स। तो क्योंकि हमारे पास द वेव फंक्शन है वो आउटसाइड द बॉक्स 0 होता है,
तो इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि हमारा पार्टिकल कभी भी आउटसाइड द बॉक्स नहीं हो सकता। इट मीन्स कि अगर वो पार्टिकल मौजूद है तो वो किसी ना किसी स्पेस में मौजूद होगा। एंड इट इज़ ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक व्हेन इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री। तो जब वो फॉर एग्जांपल ये वाली बाउंड्री है, कोई इमेजिनरी बाउंड्री है, तो पार्टिकल जब इस बॉक्स से बाहर निकलना चाहता है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। इट मीन्स कि वो कभी भी हमारे बॉक्स से बाहर नहीं निकलता। इन अदर वर्ड्स, as the functions are describing the existence of particle is zero outside the box, the particle cannot exist outside the box। तो पार्टिकल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता किसी टाइम एंड स्पेस के बगैर, यानी कि आउटसाइड द बॉक्स। सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स। तो हमारे पास ये कोई वन डायमेंशनल बॉक्स है, तो अब पार्टिकल इसे वन डायमेंशनल के अंदर ही मौजूद है, वो यहाँ से बाहर नहीं गया। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आउटसाइड द बॉक्स, इट मीन्स कि v इज इक्वल टू जीरो। तो इनसाइड द बॉक्स जो है वो v इज इक्वल टू जीरो होता है। तो जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम v को जीरो इक्वल पुट करते हैं जो कि पोटेंशियल एनर्जी है, तो वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। इसको जब हम फर्दर सिंपलीफाई करते हैं तो क्योंकि ये यहाँ पर जीरो है, तो ये जो E है जो कि काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, वो इसके साथ मल्टीपल ही होती है, ठीक है, टोटल एनर्जी। और हमारे पास फंक्शन ये वाला आता है। नाउ कंसिडर लेट दैट के स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर एम ई डिवाइडेड बाई एच के। तो हमने इस पूरे को के के स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी डेल्टा स्क्वायर साई ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव है फंक्शन का, प्लस के स्क्वायर डेल्टा साई इज इक्वल टू जीरो। तो इस इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो इस तरह से गिवन है, ठीक है, साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो इसका सोल्यूशन होता है। हैंस फ्रॉम द जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म we have obtained some kind of expression for the wave function for defining quantum mechanical state. However, the function by the equation cannot be used to find different physical property। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को बात खुद मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर द नेचर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। द रीजन इज दैट दिस एक्सप्रेशन डज नॉट हैव सम अननोन पैरामीटर लाइक ए बी एंड के। तो इस इक्वेशन में हमारे पास कोई अननोन पैरामीटर मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे कि ए बी या कोई के होता है, जैसे कि हमने लास्ट इक्वेशन में देखा। सिंस द फंक्शन डिस्क्राइबिंग एनी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। अब क्योंकि हमने क्वांटम मैकेनिक्स के पासलेट में देखा कि किसी भी क्वांटम मैकेनिकल स्टेट का जो फंक्शन है वो हमेशा सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। उसकी तीन कंडीशन हमने पढ़ी थी कि उसकी वैल्यू हमेशा किसी एक टाइम और स्पेस के अंदर एक होनी चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए, इट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद हो, वो इन्फिनिट ना हो, और वो कॉन्टिन्यूस हो। जैसे कि वेव है वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, तो इसका जो वेव फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ही होना चाहिए, वो डिसकॉन्टिन्यूस ना हो, और एक पॉइंट के ऊपर इसकी एक ही वैल्यू हो, ठीक है। तो ये सारे इसके कहने का मतलब था। द फंक्शन फाई मस्ट आल्सो फॉलो दीज कंडीशन। तो अगर एक आम वेव के लिए ये कंडीशन मौजूद होनी चाहिए कि वो सिंगल वैल्यू हो, फॉर एग्जाम्पल इसका एम्पलीट्यूड हर पॉइंट के ऊपर वो फाइनाइट और कंटिन्यूस हो, तो जो वेव फंक्शन है उसको भी इन कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, अगर तो वो वेव फंक्शन की जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर पूरा उतरना चाहता है। देयरफॉर दिस बाउंड्री कंडीशन जो कि हमने अननोन पैरामीटर की फॉर्म में देखे आर फुलफिल्ड ओनली इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस साई इज जीरो एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने स्टैंडिंग वेव में देखा, ठीक है, तो जो इसकी वेव है, ठीक है, वो एंड के ऊपर वो हमेशा ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर भी वेव फंक्शन की जो अगर क्वांटम स्टेट है तो उसका जो वेव फंक्शन साई है उसको भी इनिशियल और एंड स्टेट के ऊपर जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो अब हम बाउंड्री कंडीशंस को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन इज दैट साई मस्ट वैनिश व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। जैसा कि हमने क्या कहा था कि कोई सिंगल वैल्यू हो और बॉक्स के बाहर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, वो ज़ीरो होता है, तो इट मीन्स कि एक्स को ज़ीरो होना चाहिए पोजीशन को। तो वो जो साई है वो इस तरह से चेंज होगा जो हमने क्वेश्चन लास्ट स्लाइड में पढ़ी, ठीक है। सो फंक्शन विल बी ज़ीरो व्हेन
x विल बी 0 इन बोथ ऑफ दीज टर्म्स। जब हम इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे इट मीन्स कि b इज इक्वल टू 0। तो पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने से हमें पता लगा कि b हमेशा 0 होता है, ठीक है। फॉर द फंक्शन साई इज एक्सेप्टेबल ओनली इफ द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट b इज 0। तो हमारे पास जो साई फंक्शन है वो सिर्फ उसी वक्त एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है, जब b की वैल्यू 0 होगी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, ठीक है, इन इक्वेशन वी गेट साई इज इक्वल टू a साइन के एक्स प्लस 0 पुट करने से कॉस के एक्स आ गया, और इसको सिंपल करने से साई विल बी इक्वल टू a साइन के एक्स, ठीक। तो हमने इक्वेशन को फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके, ठीक है, उसको यहाँ पर सिंपलीफाई किया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन, साई मस्ट वैनिश व्हेन x इज इक्वल टू a। तो जैसे कि हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में देखा कि इस स्टार्ट के ऊपर और एंड के ऊपर साई हमेशा 0 हो, जैसे कि हमने सिंपल वेव में देखा कि जो उसका नोड या जो एम्पलीट्यूड है वो बोथ एंड्स के ऊपर 0 होता है। तो इनिशियल कंडीशन के ऊपर हमने लास्ट स्लाइड के ऊपर देखा कि साई 0 होता है, ठीक है, इनिशियल डिस्टेंस के ऊपर, और इस डिस्टेंस के ऊपर भी इसको 0 होना चाहिए जो कि a है। सो दूसरी कंडीशन को अप्लाई करने से साई विल बी इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू a। इसको सिंपल सॉल्व करने से हम देखते हैं कि साइन के a विल बी इक्वल टू 0। मोर ओवर वी नो दैट जो साइन 0 कब हो सकता है, इसकी कंडीशन कौन सी है। पहली कंडीशन ये है कि जब साइन 0 पाई हो तो वो 0 को इक्वल होगा, जब साइन 180 हो या वो साइन 1 पाई हो तो भी वो 0 को इक्वल होता है, जब साइन 360 हो या दूसरे अल्फाज में साइन 2 पाई हो तो भी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है, जब साइन 540 हो या साइन 3 पाई हो तो वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब साइन n पाई हो तो वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, मतलब जब भी वो पाई का मल्टीप्लाई होगा तो साइन की वैल्यू हमेशा 0 हुआ करेगी। when n इज इक्वल 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे पास जो इक्वेशन आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, साइन के ए विल बी इक्वल टू साइन n पाई इज इक्वल टू 0 which eventually means that के ए इज इक्वल टू n पाई। अगर हम साइन को यहाँ से इग्नोर करें तो के ए इक्वल होता है n पाई के, तो के किसके इक्वल हुआ, n पाई ओवर a के, सिंपल मैथमेटिक्स में। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन, तो जो हमने पहले इक्वेशन पढ़ी हुई थी वहाँ पर हम के की वैल्यू को पुट करेंगे। सो साई विल बी इक्वल टू a साइन, ठीक है, n पाई x, ठीक है। तो हमने जो लास्ट स्लाइड के ऊपर इक्वेशन पढ़ी साई की, जिसमें हमने दूसरा फैक्टर था x इक्वल 0 के ऊपर, उसको फाइंड किया था, तो वहाँ पर जब हमने इसको इक्वेशन को पुट किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। द ओनली पैरामीटर दैट इज स्टिल नॉट नोन इन द इक्वेशन इज a, ठीक है। तो जब हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर इक्वेशंस पढ़ी थी जिसमें कुछ वेरिएबल्स थे a b और k के, उनमें से b तो इक्वल हो गया 0 के, और k की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, तो जो अननोन वेरिएबल है वो सिर्फ a रह गया है, which can also be obtained by normalization process, that is the function must define the state completely। तो अगर फंक्शन को completely स्टेट को डिफाइन करना है तो हम इसको 0 से a तक जो है वो इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो इंटीग्रेशन के ज़रिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, ठीक है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट मैथमेटिकल स्टेप्स को थोड़ा शार्ट करते हुए हम देखते हैं कि a स्क्वायर डॉट a बाई 2 विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। सो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 ओवर a, जब हम इसको इस साइड पर लेके गए, एंड a विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2a। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a वी कैन गेट साई इज इक्वल टू अंडर रूट 2 ओवर a साइन n पाई x, ठीक है। तो ये हमारे पास k की वैल्यू थी जो हमने पुट की, ये हमारे पास a की वैल्यू है, और b की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर 0 हो गई थी पहले। Since the function also depends upon the distance variable n, it is better to write the above equation as psi n is equal to under root 2 over a sin n pi x over a. This equation represents the quantum mechanical state of a particle in one-dimensional box. We can obtain function for individual state just by putting the value of n allowed by the boundary conditions. फॉर एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल स्टेट उसके लिए n किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल,
और पहली क्वांटम स्टेट के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी, दूसरी क्वांटम स्टेट के लिए इसकी जो वैल्यू है वो ये वाली होगी। हम यहाँ पर जो n है मौजूद था उसको 1 2 वगैरह से रिप्लेस करते जा रहे हैं। इसी तरह तीसरी मैकेनिकल स्टेट के लिए मैं वैल्यू ये वाली है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट द एक्सप्रेशन फॉर फर्दर क्वांटम मैकेनिकल स्टेट। इट इज़ आल्सो वर्थ टू नोट दैट इवन दो n इज इक्वल टू 0 इज़ परमिटेड बाय द बाउंड्री कंडीशन। तो अगर यहाँ पर n 0 भी हो जाए तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर मौजूद होगी फंक्शन साई की, विच इज़ ऑब्वियसली बिकॉज इट मेक द होल फंक्शन कोलैप्स टू 0। तो लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने एक क्वेश्चन लिखे थे, वहाँ पर हमने इसको यूज़ नहीं किया, ठीक है, n इज इक्वल 0 को, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन 0 के इक्वल हो सकते थे। वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसीजर इज दैट वी हैव नॉट डिस्कस इज दैट द कोरिलेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। हमने देखा कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पाई स्क्वायर m e ओवर h स्क्वायर विच इज इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक है। तो k की जो इक्वेशन हमने प्रीवियसली उसको ड्राइव किया था या कंसिडर किया था वो अब इसके बराबर है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इक्वेशन जो कि हमने कैलकुलेट की है प्रीवियस स्लाइड के ऊपर। सो en विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h ओवर 8 पाई m स्क्वायर। द एनर्जी ऑफ डिफरेंट क्वांटम मैकेनिकल स्टेट कैन बी obtained by putting n is equal to 1 2 3 4 and so on। तो किसी भी सिस्टम की अगर हमने एनर्जी को फाइंड करना हो तो वो हम सिंपल इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। Hence we have obtained the wave function as well as the energy of a particle in one dimensional box।